कोई साथ दे या ना दे तू चलना सीख ले, हर आग से हो जा वाकिफ तू जलना सीख ले। कोई रोक नहीं पाएगा तुझे मंजिल तक पहुंचने से, बस हर मुश्किल का सामना करना सीख ले, बस हर मुश्किल का सामना करना सीख ले। थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नंबर 1 पे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी नंबर 1 के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो दोस्तों, एक बार से जरूर से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और फिर चलते हैं आज की हमारी सबसे प्यारी सी खूबसूरत क्लास है, जो कि आप लोग बहुत पहले से इंतज़ार कर रहे हैं। और हालांकि बहुत लोगों ने कमेंट के माध्यम से और जीमेल के माध्यम से कमेंट करके पूछा कि सर इसका क्लास कब लाएंगे, जो कि हमारी प्राचीन इतिहास है, जो कि हमने बहुत पहले से इसको स्टॉप कर दिया था। उतना हमको मतलब कि टाइम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन हमने इसका देखा कि बहुत अधिक डिमांड था, तो हमने सोचा चलो अच्छा इसका बना देते हैं। तो हम आज उसी के संबंध में लेकर आए हैं, जो कि हमारा है प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास से यानी कि हम लोग इसके पहले जो कुछ वीडियो दे चुका हूँ उसको हमने प्लेलिस्ट में एकत्रित कर चुका हूँ। यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो उसको आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, और इसको मैं भी उस प्लेलिस्ट में जोड़ दूंगा, जिससे कि आप लोगों को देखने में आसानी हो जाएगी। यदि आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप निश्चित ही हमारे जो हमारे प्राचीन इतिहास का प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें से जाकर के आप लोग देख सकते हैं, और उसके बाद में इसको देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। बट एक मिनट रुक, ये देख लेते हैं। सब ठीक ठाक है। हमको ऐसा लगा कि हम वीडियो स्टार्ट ही नहीं किए हैं, ऐसे आकर के बताने लगे, लेकिन सब ठीक ठाक है। तो दोस्तों हमने इसके पहले आपको बताया था कि मगध में कौन कौन से राजा हुए थे, उनके संबंध में बताया था कि सबसे पहले राजा हर्यक वंश, यानी कि हर्यक वंश का उदय देखने को मिलता है। उसके बाद में शिशुनाग वंश, फिर शिशुनाग वंश के बाद में आपका देखने को मिलता है नंद वंश। और नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? घनानंद। अब कहानी हमारी यहीं से स्टार्ट होती है, बट उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि मौर्य काल यानी कि मौर्य वंश पढ़ने के संबंध में पढ़ने से पहले हम उसके स्रोत को जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ से हमको स्रोत प्राप्त हुआ है, और उस स्रोत के अनुसार हम लोग आगे कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे, ताकि हमको एक प्रकार से आइडिया लग जाए कि मौर्य वंश की उत्पत्ति का कारण क्या है, हमको किस प्रकार से अनुमान लगाया गया, या फिर किस प्रकार से हमको ज्ञात हुआ कि मौर्य वंश था, और मौर्य वंश का कुछ थोड़ा सा इम्प्रूव या प्रूफ देखने को मिल जाएगा। तो उसी के संदर्भ में हम लोग चलते हैं सबसे पहले, यानी कि हमने इसके पिछले एक वीडियो में हमने बताया था कि सिकंदर का आक्रमण हुआ था, यानी कि मौर्य सबसे पहले तो हर्यक वंश बताया था, उसके बाद में शिशुनाग वंश बताया था, फिर नंद वंश। इसको तीनों को बताने के पश्चात में आ जाता है सिकंदर का आक्रमण, जो कि भारत पर सिकंदर का आक्रमण होता है। तो सिकंदर का आक्रमण को हम लोगों ने पढ़ने का प्रयास किया था, उसके बाद में हमने क्लास को स्टॉप कर दिया था। तो वहीं से हमारी क्लास आगे की ओर कंटिन्यू हो रही है आज, और हम लोग आज देखेंगे उसके आगे का मौर्य वंश। अब मौर्य वंश में हम लोग सबसे पहले पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि मौर्य वंश, जो हमारा मौर्य वंश है, मौर्य वंश का उदय कब से होता है, और उसका सबसे अंतिम शासक कौन बनता है, और कब इसका समाप्ति की ओर आ जाता है। तो सबसे पहले समाप्ति की हम यदि बात करते हैं तो इसकी समाप्ति मौर्य वंश की समाप्ति कौन करता है? तो पुष्यमित्र शुंग, जो कि कह सकते हैं बृहद्रथ का एक सेनापति था, उन्होंने ही बृहद्रथ को मार करके इसकी अंतिम या फिर कह सकते हैं कि इस वंश का कह सकते हैं अंत कर डाला। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, सबसे पहले मौर्य वंश को पढ़ने का प्रयास करते हैं। और आप लोग यदि जुड़े होंगे तो बहुत ध्यान से देखिएगा, और देखने से पहले एक तो लाइक बनता है, लाइक कर दीजिएगा। फिर हम लोग चलते हैं यहाँ पर। देखिए जो मौर्य वंश है, मौर्य वंश की यदि हम उत्पत्ति का कारण मानते हैं तो 322 बीसी से क्या होता है, मौर्य वंश की उत्पत्ति होती है। 322 बीसी से माना जाता है, और इसकी समाप्ति 185 बीसी तक समाप्त हो जाता है, जो कि हम लोग आगे देखने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले कि जो हमारी मौर्य वंश है, मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं उसको देखने का प्रयास करते हैं। देखिए हम लोग सबसे पहले मौर्य वंश की जानकारी के दो स्रोत मिलते हैं। एक तो हमारा हो गया साहित्यिक स्रोत, और एक कौन हो गया, एक हो गया पुरातात्विक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत में हम लोग देखेंगे कि साहित्य के द्वारा से, और किस बुक के द्वारा से, या किस किताब के द्वारा से, किस अर्थशास्त्र के द्वारा से, इस प्रकार से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। और जो हमारी पुरातात्विक स्रोत हो गया, उस स्रोत से हम लोग देखेंगे कि कौन कहाँ पे उसका जैसे कि महल कुछ मिला होगा, कुछ खुदाई उदाई में, या फिर कह सकते हैं शिलालेख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे
तो हमारी पुरातात्विक स्रोत हो गया। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि अर्थशास्त्र जो हो गया एक किताब हो गया, जिसकी रचना आप लोग जानते होंगे, बहुत कह सकते हैं कि कॉमन सी बात है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने किया था, तो कौटिल्य, जिससे कहा जाता है विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, या फिर कह सकते हैं चाणक्य भी कह सकते हैं। इनका नाम से बहुत अधिक क्वेश्चन बनता है, हमने प्रीवियस ईयर में देखा है कि जो हमारी अर्थशास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र से संबंधित विष्णुगुप्त हो गए और चाणक्य हो गए और क्या हो गए, कौटिल्य हो गए, इस प्रकार से इनका नाम है। तो अर्थशास्त्र का रचना क्या था, और इस अर्थशास्त्र में कह सकते हैं कि किस प्रकार से वहाँ के शासन व्यवस्था थी, उससे संबंधित कह सकते हैं एक राजा का पंचतंत्र सिद्धांत था, उससे संबंधित जो पुस्तक से हमको मिलती है अर्थशास्त्र की जानकारी, यानी कि अर्थशास्त्र से अशोक के या फिर कह सकते हैं मौर्य वंश की जानकारी थोड़ी सी मिलती है। और उसके अलावा इंडिका की रचना किसने किया था, मेगास्थनीज ने, आप लोगों को मालूम होगा। तो जो मेगास्थनीज था, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अब उसके दरबार में आने के पश्चात में वहाँ की जितनी व्यवस्थाएं थी या फिर कह सकते हैं चंद्रगुप्त की जितनी जीवनी थी उनको लिखने का प्रयास किया था। तो एक इंडिका बुक भी हो गया, इससे भी चंद्रगुप्त के कह सकते हैं कि प्रमाण मिलते हैं, चंद्रगुप्त का प्रमाण मिलता है। और एक मुद्रा राक्षस हो गया। अब मुद्रा राक्षस में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मुद्रा राक्षस के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को क्षुद्र वंश बताया गया, यानी कि क्षुद्र बताया गया, जबकि और जैन ग्रंथ हो गए या बौद्ध ग्रंथ हो गए, इनके अनुसार उनको क्या बताया गया है, तो उनको बताया गया है, कह सकते हैं कि क्षत्रिय बताया गया है। अब देखिए यहाँ तक तो हमारी कहानी समाप्त होती है। थोड़ी सी आप देख सकते हैं कि ये बौद्ध ग्रंथ के अनुसार और जैन ग्रंथ के अनुसार इनको क्या हुआ है, साहित्यिक स्रोत के अनुसार इनको जानकारी मिली है कि मौर्य वंश इस प्रकार से कुछ हुआ था। अब देखिए जो हमारी पूरा तात्विक स्रोत था उसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि अशोक का जो अभिलेख थे, अशोक ने बहुत अधिक अभिलेख बनाए थे, तो उस अभिलेख से पता चलता है कि नहीं मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। और उसके अलावा भवन हो गया, स्तूप हो गया, गुफा हो गया, जो कि हमारे वर्तमान बिहार में मिला था, इसका जो साक्ष्य हुआ है हमारे वर्तमान बिहार में मिला गया है। भवन हो गया, स्तूप हो गया और गुफा हो गया, और मृदभान यानी कि कह सकते हैं मिट्टी के बर्तन इत्यादि मिला है। और एक जूनागढ़ अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। अब चलते हैं हम लोग थोड़ी सी स्थापना की दृष्टि की ओर देखते हैं, स्थापना किस प्रकार से होता है। स्थापना के संबंध में कहा जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट घटना होती है स्थापना, यानी कि स्थापना इसके जो कह सकते हैं कि नंदवंश का संस्थापक कौन था, नंदवंश का अंतिम संस्थापक कौन था, नंदवंश का अंतिम शासक कौन था, घनानंद था। अब घनानंद ने दक्षिण विजय या फिर कह सकते हैं दक्षिण भारत पर विजय अभियान किया, और उस अभियान में कह सकते हैं कि कुछ पार्टियां रखी। अब पार्टियां रखने के पश्चात में उन्होंने अलग अलग जगहों के राजाओं को बुलाया, और उस राजाओं में एक कौटिल्य जो कि कह सकते हैं चाणक्य पहुंच गए। अब चाणक्य पहुंच जाते हैं और चाणक्य का बहुत उन्होंने अपमानित करके वहाँ से भगा देते हैं चाणक्य को। तो चाणक्य ने उसी समय अपनी जो कह सकते हैं चोटी को गट्ठी दे देते हैं, और उसी समय प्रण कर लेते हैं कि जब तक हम इसको पराजित नहीं कर पाएंगे तब तक हम इस गट्ठी को नहीं खोलेंगे। तो वहीं से कहा जाता है कि स्थापना यानी कि उसके नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद का पतन का कार्यकाल माना जाता है। तो इन्होंने सबसे पहले देखिए नंदवंश के शासक घनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव तो रखी, लेकिन किसके सहायता से, तो उन्होंने चाणक्य के सहायता से, यानी कि चाणक्य इनके गुरु हो जाते हैं, किसके, मौर्य वंश के, या फिर कह सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हो जाते हैं चाणक्य, इस प्रकार से। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में हम लोग थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ एकत्रित करने का प्रयास कर रहा हूँ कि देखिए चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं 322 BC से राजगद्दी पर बैठते हैं, और 298 BC तक इन्होंने राजगद्दी पर बैठे थे। तो हमारी सबसे पहले यहाँ हो जाती है कि बौद्ध एवं जैन ग्रंथ के में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय एवं मुद्रा राक्षस में इन्हें शूद्र बताया गया, यानी कि जो हमारी बौद्ध ग्रंथ हो गई और जैन ग्रंथ हो गई, यहाँ पे हमने बताया था पहले ही कि बौद्ध ग्रंथ एवं जैन ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त को क्षत्रिय एवं मुद्रा राक्षस में जो यहाँ पर हम मुद्रा राक्षस है, मुद्रा राक्षस में इनको क्या कहा गया, क्षुद्र बताया गया, इस प्रकार से। और इनके समय में ईरानियों का आक्रमण हुआ था, ईरानी और यूनानी का आक्रमण हुआ था। तो ईरानी ग्रंथ के अनुसार ईरानी ग्रंथ में इनका जो नाम था एक तो सेंड्रोकोटस और एक एंड्रोकोटस
कोटस, इनका नाम लिया जाता था। तो उस समय जब उसमें नाम लिया जाता था तो बहुत से कह सकते हैं कि इतिहासकार को नहीं मालूम था कि ये सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस किसका नाम था। तो एक आप लोग जानते होंगे भारतीय वैज्ञानिक विलियम्स जोन्स ने इन्होंने ईरानी ग्रंथों के अनुसार इन्होंने बताया कि जो सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस जो नाम यूज होते हैं वो नाम किसी और का नहीं है बल्कि वो चंद्रगुप्त का ही नाम है। इस प्रकार से इन्होंने डिफाइन किया है। अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले इनकी जो हमारी चंद्रगुप्त मौर्य हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की सबसे इम्पोर्टेंट एक युद्ध होती है और उस युद्ध को आप लोग जानते ही होंगे। उस युद्ध का नाम हम लोग यहाँ पर लिखे हैं कि सेल्यूकस निकेटर से इनकी युद्ध होती है। सेल्यूकस निकेटर कौन है? वही सेल्यूकस निकेटर है जो कि कह सकते हैं सिकंदर जब भारत में आक्रमण किया था, तो जब सिकंदर भारत में आक्रमण किया था तो जो पश्चिमी पंजाब है, पंजाब के साइड या कंधार हो गया, काबुल हो गया, इस पर आक्रमण कर चुका था, यानी कि उस पर जीत हासिल कर चुका था। तो जब यहाँ से भारत से वापस लौट रहा था तब उसके एक सेनापति था, उस सेनापति का क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर। अब सेल्यूकस निकेटर जो था उसको अपनी वहाँ की राजगद्दी पर स्थापित कर देता है, वहाँ के राजपाट को स्थापित कर देता है इसको, और वहीं से कह सकते हैं कि वहाँ का जो राजा था सेल्यूकस निकेटर, और सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई होती है। क्यों लड़ाई होती है? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इनको एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य को एक केंद्रीयकृत शासक के नाम से जाना जाने लगा, यानी कि भारत को केंद्रीकृत किसने किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक इन्होंने विजय हासिल किए। उसी के संदर्भ में एक युद्ध होती है सेल्यूकस निकेटर के द्वारा। अब जब सेल्यूकस निकेटर के द्वारा इनकी युद्ध होती है तो सेल्यूकस निकेटर ने हार जाते हैं, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य से सेल्यूकस निकेटर हार जाता है। अब हारने के पश्चात में सेल्यूकस निकेटर इतना तो मंद बुद्धि का था नहीं, उन्होंने क्या किया? संधियां कर ली। किससे संधियां कर ली? हमारे चंद्रगुप्त मौर्य से। जब चंद्रगुप्त मौर्य से संधियां कर ली तो संधियां करने के पश्चात में होता क्या है कि कुछ प्रावधान होते हैं जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कुछ उनको दिया और उन्होंने कुछ इनसे लिए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 305 BC में इनसे युद्ध होती है। किससे? सेल्यूकस निकेटर से युद्ध होती है। सेल्यूकस निकेटर से युद्ध होती है 305 BC में युद्ध हुआ, जिससे सेल्यूकस की हार हो जाती है। अब सेल्यूकस यहाँ क्या हो जाती है? यहाँ पर हार हो जाती है। हार होने के पश्चात में तुरंत ही सेल्यूकस निकेटर ने संधियाँ लेना प्रारंभ कर दी। अब संधियों में क्या क्या देखते हैं क्या क्या होता है। तो जो सेल्यूकस निकेटर था उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह, पुत्री का नाम क्या था? हेलेना था। तो पुत्री का विवाह किससे कर दिए? तो चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिए। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, उनकी पुत्री का क्या नाम था? हेलेना था। अब देखिए उनकी पुत्री का नाम क्या है? हेलेना। अब जब उनकी पुत्री का नाम हेलेना है, हेलेना से शादी किससे हो जाती है? तो चंद्रगुप्त मौर्य से हो जाती है। और हेलेना से जब शादी हो जाती है तो उस समय एक रीति रिवाज था कि यदि कोई राजा शादी करता है तो उस यानी कि कह सकते हैं और जो उसकी पुत्री थी या फिर हेलेना थी, हेलेना के साथ में मेगास्थनीज उनके दरबार में आता है, यानी कि कुछ कह सकते हैं कि अपने अधिकार के रूप में। जैसे इस समय वर्तमान में शादी होता है तो शादी के समय में लड़कियां के साथ में एक छोटे से बच्चे चले जाती हैं, तो उसी प्रकार से इनका भी जो शादी होता है हेलेना का, तो हेलेना के साथ में मेगास्थनीज चले जाते हैं। अब ये यहीं जाकर के मेगास्थनीज जो हैं इन्होंने ही इंडिका की रचना किया है। अब जब इंडिका की रचना किया है तो ये सब कुछ चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन काल से ही संबंधित रहेगा। अब चलते हैं आगे। 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको दिए? तो सेल्यूकस निकेटर को दिए। क्यों दिए? क्योंकि उन्होंने इसका डिमांड किए। 500 हाथी का डिमांड किसने किया? तो सेल्यूकस निकेटर ने। और उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया? हेलेना, चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया हेलेना का विवाह, और मेगास्थनीज उनके दरबार में आ गया। अब यहाँ तक इनकी कहानी समाप्त हो जाती है। अब देखिए जो जस्टिन और प्लूटार्क के अनुसार, जस्टिन और प्लूटार्क के अनुसार 6 लाख सेना मात्र 6 लाख सेना ने ही चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर कह सकते हैं पूरी भारत पर अपने आप को शिकंजा कस दिया, यानी कि पूरे भारत को 6 लाख सेना में चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत पर शिकंजा करना प्रारंभ कर दिए। यानी कि किसके अनुसार? तो जस्टिन और प्लूटार्क के अनुसार ही चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत पर 6 लाख सेना से ही विजय प्राप्त कर चुके थे। अब देखिए
आगे चलते हैं कि 298 BC में, अब ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि 298 BC में जो कह सकते हैं कि जैन धर्म को इन्होंने अपनाते हैं। और जैन धर्म के अपनाने के पश्चात में जैन धर्म दो भागों में विभाजित रहता है, एक तो होता है श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर आप लोग जानते होंगे, और दिगंबर के जो कह सकते हैं कि प्रमुख कौन थे, तो भद्रबाहु थे। अब जब दिगंबर के प्रमुख भद्रबाहु होंगे तो उनके साथ में इनसे मुलाकात होती है, और अंतिम समय में इन्होंने कर्नाटक के एक श्रृंगेरी पर्वत पर, कर्नाटक के एक आप कह सकते हैं कि श्रवणबेलगोला स्थान है, और वहीं के स्थान पर सबसे ऊंची पर्वत एक श्रृंगेरी नाम की पर्वत है। और उसी पर्वत पर जाकर के इन्होंने अपनी अंतिम प्राण त्याग देते हैं। और किस विधि से त्याग करते हैं? एक जैन धर्म में एक विधि होती है, मोक्ष प्राप्ति करने की विधि होती है, जिसे कहा जाता है संलेखना विधि। वो संलेखना विधि क्या होती है कि बिना अन्न और पानी ग्रहण किए हुए अपने प्राण को त्याग देना। तो उस विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी प्राण त्याग देते हैं। और कहाँ पे त्याग देते हैं? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। और श्रवणबेलगोला के एक पर्वत है जिसका नाम है श्रृंगेरी पर्वत, उसी पर्वत पर संलेखना विधि से इन्होंने अपनी प्राण को त्याग देते हैं। यहाँ तक हमारी कहानी समाप्त हो जाती है। अब जब हमारी जो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में आगे का शासक जो आते हैं उनका नाम है बिंदुसार, जो कि बहुत प्रभावशाली राजा थे, और इन्होंने अपनी कीर्ति या फिर कह सकते हैं अपनी ताकतवर के नाम से बहुत अधिक विख्यात थे। इनकी थोड़ी सी जन्म के संबंध में थोड़ी सी बता देता हूँ कि इनका नाम बिंदुसार क्यों पड़ा। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि जो चाणक्य था, वो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य का चुनाव किया था, यानी कि ये बहुत अच्छे राजा के रूप में चुनाव किया था। तो दिमाग थोड़ी सी आगे तक सोच रहे थे कि उस समय राजाओं को मारने का सबसे एक सहज उपाय था कि उनके भोजन में दवा का मिश्रण कर दिया जाता था। तो दवा का मिश्रण कर दिया जाता था भोजन में। तो जो चाणक्य थे, चाणक्य ने सोचा कि ऐसा न हो कि इन राजाओं, इस चंद्रगुप्त मौर्य को जहर में खाना में जहर दे करके मार दिया जाए। तो उन्होंने थोड़े थोड़े दो दो बूंद उनके खानों में जहर मिलाते थे, जिससे कि वो एक दिन मतलब कि बहुत अधिक जहर खाने लगे, और उस जहर की वजह से उनके शरीर पर कोई प्रभाव न पड़े। ऐसी प्रक्रिया कहा जाता है चाणक्य के द्वारा। लेकिन एक दिन होता क्या है कि इनकी जो पत्नी थी हेलेना जो पत्नी थी, एक दिन अपने पति के साथ में खाना खाने के लिए बैठ गई। जब खाना खाने के लिए बैठ गई तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो तो हमेशा जहर खाते थे, जिससे कि उनको जहर का प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन जो उनकी पत्नी थी वो एक दिन अचानक में उनकी भोजन को खाती हैं जिनमें कि जहर का मिश्रण था, और उसी जहर के मिश्रण से उनकी पत्नी बीमार हो जाती हैं। तब चाणक्य को पता चलता है कि नहीं, हम इसमें जहर मिलाते हैं। तो उनकी पत्नी के पेट में बच्चा पल रहा था जिनका क्या नाम है बिंदुसार। तो इनको किसी प्रकार से निकाला जाता है, और तब पर भी उनके बच्चे पर जहर का प्रभाव हो जाता है। और जहर के प्रभाव होने से इनके शरीर पर क्या होता है कि बिंदु के आकार का एक जहर का निशान पड़ जाता है, और उसी बिंदु के आकार का जहर का निशान की वजह से इनका नाम क्या रखा गया? बिंदुसार। यानी कि बिंदु की आकार का उनके दाग पड़ गया, और उसी जहर को क्या कहा जाता है? सार कहा जाता है। तो बिंदु के आकार का दाग को क्या कहा जाता है? बिंदुसार कहा जाता है। तो यहाँ से इनका नाम निकाला गया। अब देखिए, जो इनकी शासन व्यवस्था है, और 298 ईस्वी में इन्होंने शासक राजगद्दी पर बैठते हैं, और 273 BC में इन्होंने क्या किया? राजगद्दी से हट जाते हैं। इनका नाम जो है अमित्र घात, जो कि बहुत अधिक विख्यात है। इनका नाम क्या है? अमित्र घात। अमित्र घात के नाम से ही बहुत अधिक विख्यात है। इसका अर्थ क्या होता है? शत्रु विनाशक होता है। शत्रु का विनाश करने वाला अमित्र घात नाम इनका रखा गया है, जो कि बहुत अधिक विख्यात है। अब देखिए, जैन धर्म के अनुसार इनका नाम और रखा गया है। जैन धर्म के अनुसार इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है सिंहसेन। सिंहसेन यानी कि सिंह माने होता है शेर, और सेन मतलब सवारी करना, यानी कि शेर की सवारी करने वाला सिंहसेन को क्या नाम रखा गया? बिंदुसार नाम रखा गया। अब चलते हैं आगे, थोड़ी सी आगे, कि तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए। देखिए, अब सबसे पहले इनके जो बिंदुसार हो गए, बिंदुसार के कई पुत्र थे। अब उन पुत्रों में क्या हुआ कि इन्होंने किसको राजा बनाए और किसको न राजा बनाए, इस मुद्दा को लेकर के इनके जीवन में बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिससे कि इन्होंने एक तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, और उस विद्रोह का मेन कारण क्या था कि इनको किसी प्रकार से गद्दी से हटाया जाए। इसका मेन साजिश वही था। तो तक्षशिला में जो एक कह सकते हैं विद्रोह हो रहा था, उस विद्रोह को दबाने के लिए इन्होंने सबसे पहले अपने एक पुत्र को भेजे, जिनका नाम क्या है? सुसीन था। जिनका नाम क्या है? सुसीन था।
सुसीन को भेजे, लेकिन सुसीन से क्या होता है कि वहाँ का जो विद्रोह था वो नहीं दब पाता है। तो बाद में इन्होंने अपने पुत्र जो है अशोक हैं उनको भेजे, जिससे कि वहाँ के तक्षशिला में विद्रोह को दबा दिए। और इनको लगा कि नहीं, आगे आने वाली पीढ़ियों में जो अशोक हैं वही राजगद्दी पर बैठ सकते हैं। तो अशोक को भेजा गया, जिसमें अशोक ने दबाने का प्रयास किया, जिससे दब भी गए, या फिर कह सकते हैं कि वहाँ के जो विद्रोह था वो दबाने में इन्होंने सफल हो गए। अब चलते हैं हम आगे, अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अशोक का जो है शासनकाल 269 से लेकर के 232 BC तक। देखिए यहाँ पर हमने बताया था कि 298 से लेकर के 273 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है, और फिर इनका शासनकाल क्या होता है 269 से लेकर के 232 तक, यानी कि जो 4-5 साल का गैप हुआ है यहाँ 5-6 कितना साल का 5 साल का गैप जो हुआ है, ये 5 साल का गैप आप लोग देखने को मिलेगा कि जो 5 साल का गैप हुआ है ये किस लिए हुआ है। तो जो वही अशोक हो गए, ये अशोक ने बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात में इनके कई भाई थे। अब कहा जाता है कि बौद्ध या जैन ग्रंथ के अनुसार कहा जाता है कि अशोक ने जो 5 साल बाद राजगद्दी पर बैठा, उस 5 साल में इन्होंने अपने अनेक भाइयों से संघर्ष किया, और उस संघर्ष के दौरान में 99 भाइयों को मार करके राजगद्दी पर बैठे। यानी कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अनुसार ही बताया जाता है, सभी विद्वान इस पर मत नहीं रखते हैं। तो देखिए क्या है, 269 BC में राजा बने, और इससे पहले अवंती के राज्यपाल थे। यानी कि कह सकते हैं कि जो अशोक थे, अशोक इसके पहले अवंती के राज्यपाल थे। जब अवंती के राज्यपाल थे तो थोड़ी सी इनके अंदर भी शक्तियाँ थी, और उस शक्तियों से इन्होंने 99 भाइयों को मार दिए, और अंत में इन्होंने अपने आप को शासक घोषित कर दिया। अब देखिए आगे क्या होता है। अशोक का नाम जो अशोक का नाम है, अशोक का नाम किस किस शिलालेख से अशोक का नाम पता चलता है, तो एक है मास्की और एक गुर्जरा अभिलेख से प्राप्त होता है। अशोक का नाम स्वयं ही अशोक किस किस अभिलेख से प्राप्त होता है, तो एक हो गया मास्की और दूसरा गुर्जरा अभिलेख से प्राप्त होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने पिछले प्रीवियस ईयर में बहुत अधिक बार देखा है। अब देखिए क्या होता है कि 261 BC में 9 वर्ष बाद 261 BC में 9 वर्ष बाद एक कलिंग की युद्ध होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये युद्ध होती है। कौन सी? कलिंग की युद्ध। कलिंग की युद्ध होती है, या फिर कह सकते हैं कलिंग पर आक्रमण होता है। और उस कलिंग के आक्रमण में कहा जाता है कि लाखों लोग मारे गए और लाखों लोग बंदी बनाए गए। तो इन्होंने युद्ध के पश्चात में युद्ध स्थल पर इन्होंने पहुंचा, तो वहाँ कह सकते हैं एक प्रकार से खून की नदी बहने लगी, और वहाँ के जो लोग स्थानीय लोग थे रोते बिलखते थे। तो उनको देख करके इन्होंने बहुत ही इनका हृदय परिवर्तन हो गया, और कह सकते हैं बहुत अधिक दुखी हो गए, और इन्होंने अपने आप को प्रण किया कि आज से कोई भी युद्ध कह सकते हैं हिंसा के मार्ग से अब नहीं जीतेंगे, धर्म के मार्ग से अब हम लोग जीतेंगे, या फिर कह सकते हैं अपने हथियार को वहीं से रख देते हैं। कौन? तो अशोक ने रख देते हैं। उसके बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म के शरण में आ जाते हैं, और बौद्ध धर्म में एक उपगुप्त से दीक्षा लेकर के बौद्ध का प्रचार प्रसार करने लगे। और कहा जाता है कि बौद्ध धर्म का स्वर्णिम युग कहाँ से माना जाता है, तो अशोक के शासनकाल से ही माना जाता है बौद्ध धर्म का स्वर्णिम युग। और आगे यदि हम बात करते हैं तो यहाँ तक हमारी कहानी समाप्त होती है। अब इसके बीच में एक आध दो और शासक आते हैं, लेकिन उन शासकों से इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं बनता है। एक अंतिम में फैक्ट बनता है बृहद्रथ, यानी कि बृहद्रथ सबसे अंतिम शासक थे, और उनसे ही थोड़ा कहीं यदि क्वेश्चन में पूछा जाता है तो पूछ लिया जाता है। तो 185 BC में इन्होंने इनकी जो अंतिम शासक थे, क्या कह सकते हैं कि जो हमारे बृहद्रथ थे ये अंतिम शासक थे, और 185 BC में इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु का कारण कोई दूसरा नहीं था इनके, बल्कि इनकी जो सेनापति थे, इनके सेनापति का क्या नाम था, तो इनके सेनापति का नाम था पुष्यमित्र शुंग। हमने पहले शुरुआत में ही बता दिया है कि इनके सेनापति का नाम था पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने 185 BC में इनकी हत्या कर अपने वंश का या फिर कह सकते हैं मौर्य वंश, जो पूरी मौर्य वंश थी, इसका अंत कर डाला। तो आज की क्लास में बस यहीं तक। आई होप कि बहुत आपको अच्छा लगा होगा। हमने सबसे पहले पढ़ा मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत, कहाँ कहाँ से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। उसके पश्चात में चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ा कि चंद्रगुप्त मौर्य का मौर्य वंश
में इनका क्या क्या योगदान है। और उसके पश्चात में हम लोग देखा कि जो थोड़ी थोड़ी देख लिया कि चाणक्य क्या थे और कौटिल्य, उनका जो दूसरा नाम है चाणक्य, कौटिल्य या फिर कह सकते हैं विष्णुगुप्त, उनसे हमने देखा कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर सेल्यूकस निकेटस, इनकी लड़ाई होती है। फिर क्या होता है, बिंदुसार राजगद्दी पर बैठते हैं, बिंदुसार के पश्चात में अशोक राजगद्दी पर बैठते हैं और सबसे अंतिम में बृहद्रथ बैठते हैं। तो यही हमारी आज की क्लास थी। आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक तो कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम अगली जो वीडियो डालें आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो थैंक यू दोस्तों यहाँ तक पढ़ने के लिए। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।